Good morning everyone, welcome back to Chemistry Winners. So adding another video to our JW 2024 mains series. So solving today the 4th April morning shift paper. So the first question is number of complexes from the following with even number of unpaired d electrons is. आपको इन चारों में से पांचों में से ऐसा कंपाउंड ढूंढने हैं जिनके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन नंबर के हों. ये क्वेश्चन है. So if you see here, vanadium, atomic number of vanadium is 23. 23 minus 3 कितना बचा? 20. Okay. तो 20 को आप कैसे लिखते हैं? 18 plus 2 मतलब दो आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन बच गए. क्रोमियम होता है 4s1 3d5. तो इसका मतलब यहां से अगर दो निकाल दे तो बचेगा 3d4. सारे के सारे अनपेयर्ड मतलब इवन हो गया. आयरन का एटॉमिक नंबर है +3 मतलब यहाँ पे बचेंगे 4s2 3d6 में बचेंगे 3d5. अब सारे अनपेयर्ड तो ऑड नंबर हो गया मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. निकल में 3+ है मतलब 10 में से 3 गए 7 कभी भी इवन नहीं होता. कॉपर 29 कभी इवन नहीं होता मतलब ये और ये दो ही हमारा आंसर है. तो अवर राइट आंसर शुड बी 2 ओनली. तो आपको कुछ नहीं करना था, जस्ट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे और आपको इस तरह से सही आंसर मिल जाता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस. अब ये जो है वो आपके हमारे क्लास नोट्स में से क्वेश्चन है. अगर आप याद करो SN1 और SN2 का बेसिसिटी ऑर्डर सेम क्वेश्चन है. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका लोन पेयर जल्दी डोनेट हो जाए. तो फोर्थ मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा ये है. तो RO जो है आपका एल्कोक्साइड वो सबसे ज्यादा +M देता है. +M देने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस बन गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन. ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है. इट इज अ ट्रू रिएक्शन, राइट रिएक्शन. रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्रॉस एल्डोल होता है दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में प्रोडक्ट. मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. भाई स्टेटमेंट पढ़ने से आपको सही आंसर मिल रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज. एल्डोल कंडेंसेशन का नाम आते ही दिमाग में वो रिएक्शन छप जाना चाहिए कि यही ऐसा ऐसा होता है. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ओके, तो यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं. अमाइन है, हाइड्रोजन है, साइनाइड है, नाइट्रो. अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका D है वो -R है क्योंकि नाइट्रो कभी भी प्लस रेजोनेंस नहीं देता, डोनेटिंग नहीं देता, विथड्रॉइंग देता है. तो D का 2 एक बार चेक कर लेते हैं. अगर 1 है तो एक ही ऑप्शन में है D का 2, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं रहेगी मेरे हिसाब से. राइट आंसर है. सो वी गॉट आंसर ओनली फ्रॉम 1. अगर D2 2 में होता तो हम उसको मैच कर लेते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस. यस, आइडेंटिफाई B and C. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक है तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा बनेगा. यहां डबल बॉन्ड है, यहां Br है, यहां है. आप यहां डबल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन की बॉन्ड्स कितनी बन जाएंगी? 5 बॉन्ड बन जाएंगी. तो हम क्या करते हैं, हम यहां डबल बॉन्ड बना देते हैं एक. अब ऑप्शन ए है आपके पास. अगर ऐसा बनाए तो देखो एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो. ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन डी है आपके पास. दो ऑप्शन आपके फर्स्ट को देखते ही एलिमिनेट हो गए. अब इन दोनों में अगर मैं HBr ऐड करूं ईथर की प्रेजेंस में तो मार्कोनिकॉम लग रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉम लग रहा है? क्योंकि HBr के ऊपर मार्कोनिकॉम लगता है. डेफिनेटली ये कुछ ऐसा बनेगा. ए आपका कुछ ऐसा बनेगा, Br सॉरी ये ऐसा है, और जो आपका C है वो कुछ ऐसा रहेगा. यहां Br, यहां ऐसा और Br. अब ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये दोनों बना रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहां पे Br आपका पोजीशन नंबर 1 पे है, यहां पे पोजीशन नंबर 2 के ऊपर है. तो इस तरह से आपने जब आपने B सॉल्व किया था तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, और जब आपने C सॉल्व किया तो आपका एक और जो है वो फिर से एलिमिनेट हो गया. तो हमारा आंसर जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए. चेक करते हैं कहां है. ए में ही है, ए ही है. बी और सी तो निकल गए. बी में ब्रोमीन बाहर है. यस, वो एंटी मार्कोनिकॉम लगा रखा है, यहाँ पे मार्कोनिकॉम एडिशन. राइट आंसर.
तो आप इस हिसाब से अपना आंसर जो है वो राइट पिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशंस एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेम क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन, पोजीशन आइसोमर्स है ब्रोमीन ब्रोमीन, दैट मींस जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बना होगा। अब एलिमिनेशन कौन करता है, क्या एक्वस करता है कि अल्कोहलिक करता है? अल्कोहलिक करेगा, मतलब ए और सी खत्म हो गए, बचे आपके पास क्या बी और डी। जो BrCHCl3 है ये डाई ब्रोमिनेशन देता है आपको, मोनो नहीं देता, तो मतलब डी हमारा आंसर है। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका, आपका जो आंसर है वो आ जाता, तो हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए इसमें डी, राइट आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ group iron group 3 in qualitative analysis ammonium chloride is added before adding ammonium hydroxide too। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी उसमें। ये करता है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्यों? अगर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज ना करें तो यहां टाइम से पहले प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट नहीं आ पाता। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। सो आप इसको मेमोरी बेस्ड बाय हार्ट कर सकते हो, अगर करना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, दैट इज एलिमेंटल फॉर्म इज स्कैंडियम, ओनली +3 इज शोन, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखने से पता चल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ऑप्शन ए वाला? ये तो नहीं होता। ऑप्शन बी ये भी नहीं होता, सी भी नहीं होता, मतलब डी ही है। ये देखो, जो आपका कार्बन नंबर 3 है वहीं से होता है एल, ये आपका OH। अगर इन सबको फ्लिप कर दे तो वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, मतलब ये हमारा एल है। तो जिस बच्चे को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं याद, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, मतलब केमिस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ZnHgHcl। बताओ कौन सा रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन हो रही है। आपको बताया था कि क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। अगर ऑप्शन में एल्केन है वो फाइनल प्रोडक्ट है, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल फाइनल है, और अगर अल्कोहल और एल्केन दोनों है तो एल्केन को फाइनल माना जाता है। तो दोनों की रिडक्शन करके दोनों में एल्केन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए, बाकी चेक ही नहीं करते। चलो देख लेते हैं, बी अल्कोहल है, सी तो नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, मतलब ए और बी है। अब दो एलिमिनेट हो गए आपके देखने से, ए और बी में ए को हम पिक कर लेते हैं क्योंकि वहां पे एल्केन बन रही है, विच इज करेक्ट आंसर। तो आसान है आंसर्स को पिक करना, आराम से आप पिक कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन BCl3 में तो नहीं होती है, ClO2 ClO3 में होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 2 बॉन्ड पेयर में गए तो 2 क्या बच गए आपके लोन पेयर में, एक एक नेगेटिव चार्ज है तो मतलब 8 हो गए यहाँ पे। अब NO3 नेगेटिव जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, आप इसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा, 2 ही आएगा इसमें, आप सॉल्व कर सकते हो। BCl3 भी sp2 होता है, ऐसे होता है, बोरोन ClCl, NO3 भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे एक वो आ जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है। ClO2 नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव क्लोरीन के पास आते हैं यहाँ पे लोन पेयर्स, तो मेरा आंसर यहाँ पे ए आना चाहिए, विच इज राइट आंसर। वैसे भी अगर आप याद करो, HClO3, HClO4, HClO एंड HClO2 हमने एसिडिटी ऑर्डर इनका किया था, तो एसिडिटी ऑर्डर में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आती है। तो अगर आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन भी याद है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये याद है, अगर इनकी स्ट्रक्चर याद है, तब भी आपका आंसर जो है ये वो यहाँ से राइट ही आने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ligands in the decreasing field strength is। अब ये जो चीज है आपको मेमोरी बेस्ड है, एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन गिवन है, बी आंसर शुड बी राइट, सो इट इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13. The molarity of an aqueous solution containing 5.85 gram of NaCl in 500 milliliter of water. What is the formula of molarity? Molarity is equal to given mass upon molecular mass into 1000 upon V. Values put कर दो. Molarity find out करनी है. 5.85 divided by 58.5 into 1000 upon 500. तो ये बन जाएगा आपका 110. 100 by 500. 1 by 5 कितना आएगा 0.2. D should be my right answer. तो अब इसमें क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. कुछ बच्चे आएंगे वो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास को ऐड करेंगे, फिर आप सॉल्व करोगे तो आप 10 सेकंड पीछे हो गए. आपको पता होगी 58.5 है. तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी आवर राइट आंसर. सो डी should be our right answer, which is right answer. So question number 14. Which of the following is incorrect statement? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. आप अपने नोट्स चेक कर लो, वहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट होता है. तो यहीं से हमें आंसर मिल गया, बाकी चेक ही नहीं करते. अच्छा नहीं, ये टेम्पररी होता है, इंडक्टिव परमानेंट होता है. हाइड्रोनियम आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये पॉजिटिव देता है. जीरो होता है इसका. हाइड्रोजन का इंडक्टिव भी अप्रोक्सीमेटली जीरो माना जाता है, रेजोनेटिंग भी जीरो माना जाता है. इसके हर एक इफेक्ट जीरो माने जाते हैं. हाइड्रोजन का कोई रोल प्ले नहीं होता. तो यही हमारा आंसर होना चाहिए. यस, बी इज आवर राइट आंसर. द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली. एकदम सही. आप उसमें क्या डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डाल रहे हो, डोनेटिंग डाल रहे हो, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वहां पे डिसाइड होती है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, एकदम सही है. इलेक्ट्रोमेरिक स्ट्रांग है, इंडक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं है. क्वेश्चन नंबर आई गेस 15. One of the commonly used electrodes is calomel electrode. Under which of the following categories calomel electrode works? calomel electrode जो टॉपिक है वो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, जहां पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं. calomel इलेक्ट्रोड में हम यूज करते हैं मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड. ऑप्शन नंबर सी है. मेमोरी बेस्ड आप बोल सकते हो. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पे ये वर्ड टू वर्ड मेंशन है. राइट आंसर है. तो ये चीजों का ध्यान रखना. अच्छा पेपर है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. बताओ भाई, एबीसीडी को अरेंज कर लो जरा. सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? फ्लोरीन की. तो मतलब डी. नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, देन क्या आता है आपका? ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरॉन. इसमें सी एंड देन क्या आएगा? ई. तो डी बी ए सी ई. डी बी ए सी ई. ऑप्शन नंबर सी, विच इज आवर राइट आंसर. तो ये हमारे क्लास नोट का क्वेश्चन है. लिखा हुआ है हमने एक्सेप्शनल केस में, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following nitrogen containing compound does not give Lassine test? Lassine test कौन नहीं देता? जहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होती. अब नाइट्रोजन गैस ग्लाइसिन में रिलीज होती है, फिनाइल हाइड्रोजन, यूरिया यहाँ पे रिलीज नहीं होती हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन होता है NH2NH2, वो कभी भी आपको नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं करता. दूसरी बात है कि लसाइन टेस्ट जो होता है वो आपका होता है कार्बन, हेलोजन्स और सल्फर, इनके लिए. अब हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है, हेलोजन और तो वो तो है ही नहीं, तो कार्बन नहीं है तो मतलब ये भी आपको लसाइन टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. हर शिफ्ट में हर जगह डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आपको मिलेगा जेडब्ल्यू में खासकर, तो नोट्स का क्वेश्चन है NH3. Next, what pressure of H2 would be required to make EMF hydrogen electrode zero in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस. अब ये क्वेश्चन आसान है. ये क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा 2H plus 2 electrons gives H2. तो मतलब जब मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लगाऊंगा -0.059 divided 2 log of H2 raised to power 2 upon pressure of H2. अब इसको मैक्सिमम कब बना सकता हूं? जब मेरे पास H+ की कंसेंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए? अब H+ की कंसेंट्रेशन मेरे पास होती है 10⁻⁷. AW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वहां से निकलती है 10⁻⁷. 10⁻⁷ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 14. सीधा क्वेश्चन था. अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि स्टेटमेंट देखो कितनी आड़ी टेढ़ी दे रखी है. कुछ नहीं करना, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखो, जो वैल्यूज आपको पता है वो डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा. चेक करते हैं, आंसर नंबर बी ही सही होना चाहिए इसके लिए.
हाँ बी सही आंसर है। इन्होंने भी देखो सेम चीज अप्लाई की हुई है। नेक्स्ट, वो लंबा चौड़ा दे दिया, हमने शॉर्टकट ट्रिक से किया है इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद द वैलेंसीज व्हिच मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। क्वेश्चन समझो, जैसे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है 15, तो इसकी ग्रुप वैलेंसी है 5। सल्फर का क्या है 16, ग्रुप वैलेंसी 6। ऑक्सीजन का क्या है 16, ग्रुप वैलेंसी 6। फ्लोरीन का है 17, ग्रुप वैलेंसी 7। देन फास्फोरस अगेन 15 एंड 5। एल्यूमिनियम 13 एंड 3। सिलिकॉन 14 एंड 4। अब बताओ क्या नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड बना सकता है? बोरॉन भी है, बोरॉन जो है वो है 13, 3, कार्बन 14 एंड 4। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो जो हमारा फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है और सल्फर है, ये तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि एक्सटेंडेड ऑक्टेट। SF6 बनता है, मतलब ये खत्म हो गया। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। SF6 हो गया, ये खत्म हो गया। PF5 भी नोन है। एल्यूमिनियम AlCl3 SiH4 नोन है। अब आपके पास बचा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन। BF3 होता है, CH4 होता है। क्या कभी किसी ने NF5 सुना? नहीं सुना होगा, मतलब नाइट्रोजन हमारा सही ऑप्शन है। क्या किसी ने OCl6 सुना? ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, कभी फ्लोरीन +7 शो नहीं करता। तो मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स ग्रुप वैलेंसी वाले कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे वो सिर्फ 3 है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो 3 should be our right answer, which is our right answer. So 20 questions I have solved so far. Next question. So 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte is dissolved in 100 gram of water at 25 degree Celsius. The solution showed a boiling point elevation 2 degree. Assuming the solute concentration is negligible with respect to solvent concentration, the vapor pressure of resulting aqueous solution is okay. देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास दो अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिवन है। एक आपके पास गिवन है डेल्टा टीबी और एक आपके पास गिवन है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी होती है। तो क्यों ना इन दोनों को एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया जाए। तो आपके पास जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी होता है पीटी पी नॉट माइनस पीटी। तो मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, पीटी ढूंढना पड़ेगा। पी नॉट तो गिवन है 760। चलो ट्राई करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे जरा। आ जाओ स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं इसको सोल्व। चलो लिखो जरा। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF की वैल्यू है 0.52 एंड M 2.5 ग्राम है। ओके अच्छा 2 डिग्री है, 1 मिनट। तो 2 इज इक्वल टू 0.52 इंटू M, तो M इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.52। मोलैलिटी आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये होता हमारे पास मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू MB। तो इसका मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू M इंटू मोलैलिटी इंटू MB इंटू P नॉट डिवाइडेड बाई 1000। तो हम डेल्टा P निकाल लेते हैं। अब सारी वैल्यूज मेरे पास गिवन है, अब बस कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को पुट करना है। तो ये बन जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.52 इंटू व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, वाटर है और ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। MB 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, इंटू 18 इंटू 1000 डिवाइडेड, सॉरी P नॉट
डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 760 जो कि हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहां से जो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 760 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये वैल्यू आ रही है 52.615। चलो इसको मान लो 52.62। नाउ डेल्टा पी क्या होता है आपका? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पीटी। तो दैट मीन्स 760 माइनस 52.62 कितना आएगा आंसर? 760 माइनस 52.62 इज इक्वल टू 707.38 which is equal to 707. तो दिस शुड बी अवर फाइनल आंसर। हाँ चेक कर लेते हैं 707। हाँ 707 इज आवर फाइनल आंसर। सो हिंट था क्वेश्चन में ही, दो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, दोनों को कंपेयर करना था, सॉल्व कुछ नहीं करना था। सॉल्व कर भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे ये, वो जमाने की बातें हैं जब दो क्वेश्चन आते थे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। देखो जहां भी आपके सामने आ जाए टाइट्रेशन, वहां पे आप क्या करोगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 विद एन फैक्टर। अब KMnO4 का शॉर्टकट बताया था BNA 135। व्हाट इज द एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम? 5। तो एन फैक्टर M1V1 इज इक्वल टू एन फैक्टर M2V2। अब इसको मान लो ये KMnO4 का है, ये ऑक्सैलिक एसिड का है। अब KMnO4 का एन फैक्टर कितना आया? 5। इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम आ गया 2 इज इक्वल टू ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर होता है 2, 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो 2 इंटू मोलैरिटी है 2 इंटू वॉल्यूम है 20, तो ये बन जाएगा 10। M1 इज इक्वल टू 2 4 8 80, तो M1 इज इक्वल टू 8। आंसर आ गया आपका। घबराना नहीं है KMnO4 देख के, ऑक्सैलिक एसिड देख के, दिमाग लगाओ। टाइट्रेशन मतलब M1V1 M2V2 सॉल्यूशंस अपॉन मिक्सिंग। सो 8 शुड बी माय राइट आंसर, व्हिच इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है K1 K2 K3 वाला, अगर मैं सही हूं तो। हाँ आपको EA3 निकालना है, याद करो 2025 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन। EA किसके इक्वल होता है? EA इज इक्वल टू, अब अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूं तो ये बन जाएगा K1 प्लस K2 माइनस K3। अब EA जो है वो 400 है, दैट मीन्स 400 is equal to 300 plus 200 minus EA3. That means EA3 is equal to 32 plus 5 minus 400। आंसर आ गया। देखो NTA ने कितना दिमाग लगाया है, टेबल बना दिया, ये वैल्यू वो वैल्यू, डरा दिया एकदम से, जबकि फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन चौथी पांचवी बारी रिपीट हुआ, आजकल आने लगा है ये क्वेश्चन। तो नई अटेम्प्ट के लिए जो भी जा रहे हैं तो वो ध्यान से जाना। ऑप्शन 100 शुड बी माय राइट आंसर। चेक करनी है, 100 ही होगा, 100 इज माय राइट आंसर। देखो सेम चीज अप्लाई की हुई है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ दिस आर गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ा है तो। इथाइलिन क्या होगा? C डबल बॉन्ड C H H H H प्लस H H गिव्स CCH H H। अब डेल्टा H होता है आपका, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पे 6 CH बॉन्ड्स हैं प्लस 1 CC बॉन्ड है, और रिएक्टेंट में हमारे पास 4 CH बॉन्ड्स हैं प्लस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है प्लस 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बस इनकी वैल्यूज डाल दो बाकी। तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या बन जाएंगी? CH बॉन्ड की पता नहीं कितनी वैल्यू गिवन है, CH की है 414 414, ओके।
मतलब 6 into 414 and minus 4 into 414 plus what is the value of carbon bond is 347 plus 347 उसके बाद क्या है आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है 615 एंड 435 प्लस 615 एंड 435। अब इसको मैं थोड़ा सा लेट अस यूज कैलकुलेटर 6 into 414 कितना आ गया, ये आ गया 2484। मैं सीधा एड ही कर देता हूं प्लस 347 ये आ गया 2831 माइनस 4 into 414 प्लस 615 प्लस 435 माइनस 2706। अब इसको माइनस भी कर लेते हैं, माइनस 2831, तो मेरा आंसर आया है 125 प्लस 125। सो इट शुड बी माई राइट आंसर। सही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो करना था 125, राइट आंसर। देखो वही चीज किया हुआ, सिंपल थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, हेस लॉ के आसपास का क्वेश्चन है, ये आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्राम ऑफ इथाइलमाइन, इथाइलमाइन का मतलब क्या हो गया C2H5NH2 ऑन रिएक्शन विद NaNO2HCl। बताओ भाई यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट आपको क्या देगा, C2H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, evolved nitrogen gas which occupies 2.24 liter at STP axis. Okay, x gram of ethylamine, we have to find x gram of ethylamine। अब ये तो क्लियर है कि इसका 1 मोल हमें 1 मोल नाइट्रोजन देता है। 2.24 का मतलब क्या हो गया कि ये 0.1 मोल मिला हुआ है, तो दैट मींस इसका कितना मोल यूज होगा 0.1। सही है, सॉरी। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 6 is 12 12 14 26 into ethylamine 12 plus 14 24 plus 14 38 plus 7 45, मतलब 4.5 ग्राम इसका यूज होगा। देखो कितना, थोड़ा सा आपको लॉजिकली चलना था। 4.5 तो आंसर में लिखना समथिंग इनटू 10⁻⁻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 ⁻बस थोड़ा सोचना है, 2 मिनट के लिए रुको, देखो, सोचो और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर दो। तो 45 शुड बी द आंसर, व्हिच इज राइट आंसर। देखो सेम चीज है। अब द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग इज, ओके, करेक्ट रिएक्शन ढूंढने हैं। पहला तो गलत है, क्यों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आना चाहिए था, इन्होंने दे दिया। ये रोजनमंड है, यहाँ पे CHO आना चाहिए, ये भी गलत है। ये आपका ट्रू है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। ये भी गलत है, इसका रिएजेंट गलत है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, रिएजेंट मतलब इसका आंसर एक ही आएगा हमारा। तो ओनली 1 शुड बी द आंसर, राइट आंसर, ओनली C इज आवर करेक्ट। देखो नेमिंग रिएक्शन है सारे के सारे, अगर आपको नेमिंग रिएक्शन याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर ही लोगे। द डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिटल इज, लैम्डा निकालना है फोर्थ का, लैम्डा इज इक्वल टू 2 pi r upon n and r सॉरी r is equal to n square into a naught, तो ये बन जाएगा n square है फोर्थ, 4 square into a naught मतलब 16 a naught, यहाँ पुट कर दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 into pi into 16 a naught by 4 2 जा 8 a naught, 8 pi a naught, 8 ही आंसर आना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आंसर हो जाएंगे मेरे हिसाब से, 8 ही आना चाहिए, देख लो एक बार। सही है, so 8 should be the answer, yes, right answer। so question number 28, the number of different chain isomers for C7H16 is, मेरे बच्चों को पता होगा जब हमने आइसोमरिज्म खत्म किया था उसके लास्ट में तुम्हें चेन आइसोमर्स लिखवाए थे कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 10 के,
बना के आपको देखना है, बना लेना। मेरे बच्चे तो मेमोरी बेस्ड करेंगे, इसका आंसर है 9, करेक्ट आंसर। बना लो अगर किसी को बनाना है तो, लेकिन हमने इसको मेमोरी बेस्ड ही बना के कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, नोट्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे आएगा 8 टू 16, नहीं है 8 टू 16 और -1 17, यहां हो सकता है, एक तो है 17 मतलब यहाँ पे है। एनओ में तो होता ही है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लोन पेयर का काम करता है। Cn नेगेटिव 7 6 13 14 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो होता ही नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सिर्फ ऑक्सीजन और O2 नेगेटिव एंड इसमें है, NO में होना चाहिए, विच इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पे जो MnO2 KOH एंड O2 ने A+H2O दिया, प्रोडक्ट A इन ए न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव प्रोडक्ट B एंड C along with water. The sum of spin only magnetic moment of B and C. Okay. MnO2 KOH के साथ रिएक्ट होकर एक तो देता है KMnO4 और थोड़ा सा हिस्सा MnO2 का भी बच जाता है। अब अगर आप देखो तो KMnO4 में कोई भी वैलेंस शेल में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा 0 आएगा। MnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 3 आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 है, +4 है, तो यहाँ पे बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीज होता है 25, 18 + 7 25, 3 बचे, तो मतलब 3.75 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 4 ले लेते हैं इसका आंसर। 4 शुड बी द आंसर। आसान क्वेश्चन था, देखो बस आपको वो KMnO4 की प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस याद रखने हैं, वहां से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको बहुत बार बोला कि डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मिक्स होकर आएगा, विच इज अ राइट आंसर। सो बच्चों 32 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बड़े आराम से किए सॉल्व, बस कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। आप लोग इसको 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वी विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियो, इसी का करेंगे 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।